गुड आफ्टरनून। स्ट्रेटजिक एनालिसिस एंड चॉइस है हमारा यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक, वहीं से स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। विजिबल है? यस मैम। ओके, तो चला गया भाई। हाँ, तो बात करते हैं। अब तक हम स्ट्रेटजीज के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज होती है, जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज क्या होती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है, कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है, ये सब कुछ लगभग हम जान चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें बात करनी होती है कि इतना सब आफ्टर नोइंग द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, ठीक है, तब हमें ये जानना है कि हम स्ट्रेटजीज की एनालिसिस कैसे करते हैं और फिर उनको चूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस, जिसे हम शॉर्ट में SAC भी कहते हैं। ठीक है, basically strategic analysis and choice seeks to determine alternative courses of actions that could best enable the firm to achieve its mission and objectives. क्या होती है स्ट्रेटजिक एनालिसिस और चॉइस? ये वो अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं जो कि फर्म को इनेबल करते हैं टू अचीव इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, जिससे कि फर्म अपने मिशन या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, फर्म की जो करंट स्ट्रेटजीज करंट टाइम पीरियड में या प्रेजेंट में चल रही होती हैं, ठीक है, जो भी उसका मिशन स्टेटमेंट होता है या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो वो कलेक्ट करती है फर्म। कहाँ से? अपने किससे कलेक्ट करती है? अपने खुद के, जो भी उसके फर्म की चारों ओर की सराउंडिंग्स होती हैं, चारों ओर की जो सराउंडिंग्स होती है फर्म की, वो कैसे आती है? जो भी फर्म का इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रहा होता है। इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात हम ऑलरेडी कर चुके थे। इंटरनल इन्वायरमेंट फर्म का वो होता है जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो कि फर्म के अंदर काम करने वाले अंदर की जो काम कर रहा होता है। क्या, थोड़ा तेज बोलो मैम। जो फर्म के अंदर होता है, जो पास्ट से हम निकालते हैं, जो फर्म के अंदर ही काम कर रहे होते हैं, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज, फर्म की काम करने का जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, पॉलिसीज वगैरह है, ये सब कुछ बेसिकली हमारा क्या होता है, फर्म का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। अब अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो वो क्या होते हैं? बोलो। फर्म के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि फर्म को इम्पैक्ट करते हैं, बट फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड ओनली। एक्सटर्नल साइड ओनली मींस जो कि सिर्फ बाहर से फर्म को असर डालते हैं और जिन पर फर्म का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। लाइक फर्म के कॉम्पिटिटर्स, जो भी उसके सप्लायर्स रहे हैं या है, ठीक है, जो भी उसके होलसेलर है, रिटेलर है, जो भी फर्म के कॉम्पिटिटर है, जो कस्टमर है, ठीक है, ये सारे हुए माइक्रो फैक्टर जो छोटे लेवल पर फर्म पर इम्पैक्ट डालते हैं। अब जो बड़े लेवल या मैक्रो लेवल पर डालते हैं फर्म पर इम्पैक्ट, लाइक फर्म के बाहर जो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो भी क्या है, कल्चरल है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, वो सारे जो कि फर्म को लार्ज लेवल पर इफेक्ट करते हैं मैक्रो फॉर्म में, वो उसके मैक्रो एनवायरनमेंट होते हैं। तो जो भी ये स्ट्रेटजिक एनालिसिस होती है वो बेसिकली फर्म के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से ही मिलकर बनती है। ठीक है, तो जो स्ट्रेटजिक एनालिसिस की अगर हम बात करें, उसमें बेसिक हमें क्या करना होता है, ये बेसिकली इसका जो मेन फैक्टर होता है वो, या इनका जो कॉन्सेप्ट होता है जिस पर ये काम करते हैं, वो ये होता है कि फर्म एट प्रेजेंट कहाँ है, ठीक है, और इन द फ्यूचर दे वांट्स टू गो, ठीक है, कहाँ वो जाना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो बेसिकली फर्म होती है वो दो एरिया पर काम करना होता है। कौन कौन सी? हाउ माइट व्हाट्स हैपनिंग इफेक्ट एंड व्हाट वुड बी द रिस्पांस टू लाइकली चेंजेस।
जो भी फर्म में स्ट्रेटजीज यूज हो रही हैं या पॉलिसीज रन कर रही हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, और दूसरा, और उस इफेक्ट के वजह जो भी चेंज हो रहा होता है उसके लिए उस पर फर्म का क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली स्ट्रेटजी एनालिसिस में जो मेन दो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटजिक जो एनालिसिस होती है उसमें बेसिक जो काम होता है, ठीक है, वो 3 सीज पर होता है। वो 3 सीज क्या क्या है? पहला तो है कस्टमर, ठीक है, जिसके लिए कोई भी फर्म काम कर रही है। फर्म काम क्यों कर रही है, या फर्म मार्केट में रन क्यों कर रही है? फॉर देयर प्रॉफिटेबिलिटी या टू अचीव प्रॉफिट। प्रॉफिट उन्हें कैसे मिलेगा? जब वो अपने कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड क्या है? कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज मीन एक्सपर्टीज या स्किल्स, जिसमें कोई भी फर्म क्या है, इंडिविजुअली एक्सपर्ट रखती है या स्किलफुल है। फर्म किसी भी एक कॉम्पिटेंसी या किसी भी स्किल्स में या नॉलेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन मींस जो भी फर्म के चारों ओर का एनवायरनमेंट है जिसमें फर्म के अलावा बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स रन कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्यों काम कर रहे हैं मार्केट प्लेयर? जिससे कि वो फर्म को क्या कर पाए, फर्म को क्या कर पाए, फर्म के प्रोडक्ट को पीछे छोड़ के फर्म उसमें अपनी फर्म, उनकी खुद की फर्म आगे बढ़ पाए। ठीक है, कंपटीशन यही होता है। Yes, ma'am. अच्छा, तो ये मेन सीज होते हैं, 3 सीज, जो स्ट्रेटजिक एनालिसिस के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, क्लास के बाद ये पीडीएफ हम तुम लोग को सेंड कर देंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी स्ट्रेटजिक एनालिसिस हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजिक एनालिसिस की क्या प्रोसेस हो सकती है। अब देखो, इसमें मेन 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, पहला होता है इंडस्ट्री एनालिसिस, दूसरा होता है बिजनेस स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस, तीसरा होता है स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड रिकमेंडेशन। ठीक, होते मेन 3 हैं, लेकिन जब हम क्या करते हैं, मेन 3 ही होते हैं, लेकिन जब हम इस प्रोसेस को पूरी तरीके से पढ़ते हैं या अपनी फॉर्म में इस स्ट्रेटजी को क्या करते हैं, यूज में लाते हैं, ठीक है, तब उस समय ये जो 3 स्टेप होते हैं, इस हर एक स्टेप के अंदर और भी स्टेप्स होने लगते हैं या और भी काम होने लगता है। अब वो क्या काम होता है, अब उसी पर हम बात करेंगे। तो जो हमारा फ्लो चार्ट है उसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, इस इंडस्ट्री एनालिसिस का। ठीक है, इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होती है कि किस इंडस्ट्री के एनालिसिस पर किस इंडस्ट्री एनालिसिस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, या जो भी हमारी फर्म है वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके अंडर भी तुम लोग जरा कॉपी कर भी ले लो, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, इसमें बीच का एक पेज कम है। जस्ट इसके बाद का जो पेज है वो इस पीडीएफ में रह गया है, मिस हो गया है, वो हम बाद में एडिशनल फॉर्म में भेज देंगे। तो जो इसमें इंडस्ट्री एनालिसिस में फर्स्ट है पॉइंट, वो सबसे पहला पॉइंट तो दिख रहा होगा, डिफाइन द बिजनेस। हमने जब इंडस्ट्री की एनालिसिस कर ली, अब हमें ये देखना है कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसके किस बिजनेस में हमारी फर्म रन कर रही है। ठीक है, इंडस्ट्री एनालिसिस में हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया डिफाइन द बिजनेस। ठीक है, जो कि तुम लोगों को दिख रहा है। अब सेकेंड स्टेप लिखो, नोट कर रहे हो ना? सेकेंड लिखो, डिस्क्राइब द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। डिस्क्राइब द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। Yes, ma'am. सबसे पहला डिफाइन द बिजनेस, नेक्स्ट हो गया डिस्क्राइब द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर मीन्स हमें ये देखना होता है कि लाइक अगर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर सेगमेंट पर ही बेस्ड है, कस्टमर सेगमेंट मीन्स टोटली सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की जो कस्टमर को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, गुड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, उस वो मेनली सिर्फ कस्टमर रिलेटेड ही हमारे जो भी हमारा मैन्युफैक्चर है सिर्फ हम उसी प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो हमें ये देखना होता है बेसिकली इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में जो भी हमारी फर्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मींस तुम लोगों ने 5 फोर्सेस पोर्टर के सुन रखे थे, उसमें सबसे पहला फोर्स क्या था, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। कोई फर्म जिस इंडस्ट्री में है
वहां हमें ये देखना है कि कोई जो भी नया प्रोडक्ट इन मार्केट में लिस्ट हो रहा है या मार्केट में एंट्री ले रहा है, उसकी सबसे बड़ी थ्रेट रहती थी। जो भी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में जो मेन वर्किंग होती है, वो इसका मतलब ये होता है कि जो भी फर्म है वो उन 5 फोर्सेस पर किस तरीके से काम कर रही है। कौन कौन से थे 5 फोर्सेस? सबसे पहला तो हमारा यही था, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, फिर था थ्रेट्स ऑफ बायर्स, थ्रेट्स ऑफ सप्लायर्स, ठीक है, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, और लास्ट था राइवल कॉम्पिटिटर। राइवल कॉम्पिटिशन मींस जो भी हमारी जितनी भी जिस प्रोडक्ट, जिस भी इंडस्ट्री या जिस भी सेगमेंट में हमारा प्रोडक्ट या हमारी फर्म लिस्टेड है, उसी सेगमेंट में और कौन से हमारे कॉम्पिटिटर्स भी अपने प्रोडक्ट के साथ लिस्टेड है, ठीक है। तो जो ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है वो बेसिकली इसी पॉइंट पर फोकस करके काम करता है कि जो भी इंडस्ट्री लिस्टेड है वो इन 5 फोर्सेस मॉडल को सेटिस्फाई कर रहे हैं या फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लाइक वो अपने प्रोडक्ट में इनोवेटिव फीचर्स ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बायर्स की नीड को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सप्लायर्स की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सप्लायर्स की नीड्स क्या होती है? इन टाइम उनका पेमेंट, जो भी उन्होंने आपको फैसिलिटी या गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। और क्या है? थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। कहीं ऐसा तो नहीं है आपका जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लिस्टेड है उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी लाने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। और सबसे लास्ट क्या होता है? राइवल कंपटीशन। राइवल कंपटीशन मीन जो भी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लिस्टेड है उसमें कितने उसके राइवल्स भी हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में वर्क कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। थर्ड इसी में डालो, पहला तो था डिफाइन द बिजनेस, सेकंड था डिस्क्राइब द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, थर्ड लिखो आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स। लिखो आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स। Yes, ma'am. आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स मींस अब हमें उन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है जो कि हमारी फर्म के लिए की सक्सेस फैक्टर्स थे। मींस हमारी फर्म की सक्सेस जो है जो उन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही थी। क्या क्या वो फैक्टर हो सकते हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स, जिसके लिए ही हमारी फर्म मार्केट में है। सर्वाइवल ही उसका इसी वजह से है, ठीक है। तो पहला तो हो गया कस्टमर की रिक्वायरमेंट। और क्या क्या हो सकता है? कॉम्पिटिटिव फैक्टर हो सकता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लिस्टेड है तो साथ ही साथ उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स या हमारी राइवल कंपनी के भी प्रोडक्ट लिस्टेड है। लाइक जैसे कि अगर मार्केट में कोल्ड ड्रिंक बिक रही है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है या सिर्फ वो कोक बिक रही हो या स्प्राइट या ड्यू बिक रही हो, वहाँ पेप्सी भी बिक रही है, ठीक है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बिक रही है, सब कुछ है, ठीक है। मीन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक। कॉम्पिटिटिव फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्या है? रेगुलेशंस, ठीक है, कि कंपनी को अगर मार्केट में लिस्टेड है अपने प्रोडक्ट के साथ तो उसको कुछ लीगल रेगुलेशंस होंगी या गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी जिनको फॉलो करते हुए ही कंपनी को आगे बढ़ना है, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट क्या है? और क्या क्या हो सकता है? कोई भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ठीक है, टू कोप अप विथ कॉम्पिटिटिव पोजीशन। मींस अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को मीट आउट करना है, अच्छे से डील करना है या उनके प्रोडक्ट से कोप अप करना, मींस निपटना जिसे हम कहते हैं, तो उस केस में जो भी हमारी कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, क्योंकि कोई भी फर्म हो वो आजकल अपडेटेड टेक्नोलॉजी ही यूज कर रही है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे की सक्सेस फैक्टर्स, ठीक है। की सक्सेस फैक्टर्स हमारे यही 3-4 हो गए। नेक्स्ट हमारे फ्लो चार्ट में दे रखा है बिजनेस स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस। बिजनेस स्ट्रेटजी एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो भी स्ट्रेटजीज बिजनेस में यूज की जा रही है उसकी हम एनालिसिस करें। लाइक अगर हम मर्जर या एक्विजिशन यूज कर रहे हैं या फिर अगर हम रिट्रेंचमेंट यूज कर रहे हैं, जो भी अब तक हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज पढ़ी हुई थी उनकी एनालिसिस करना, ठीक है, कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट तो है ही, क्यों? क्योंकि मार्केट में उसी के जैसा या उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और भी अवेलेबल हैं, और भी कंपनीज हैं जो सेम सेगमेंट में डील कर रही हैं, जिनके प्रोडक्ट मार्केट में बिक ही रहे हैं। हमारा भी प्रोडक्ट बिक रहा है कहीं ना कहीं, दैट मीन्स हमारे प्रोडक्ट के अपने कस्टमर हैं,
जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उनके अपने कस्टमर होंगे, ठीक है। और हर प्रोडक्ट अपनी अलग एक स्पेसिफिकेशन रखता है जिसके थ्रू उसने मार्केट को अपने प्रोडक्ट उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट के थ्रू मार्केट को कैप्चर कर रखता है, ठीक है। तो अब हम अगर स्ट्रेटजीज की बात करें तो इसमें फिर से हमारे 3 से 4 पार्ट है। पहला लिखो आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक गोल्स, लिख लो आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक गोल्स। इसमें हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, जो भी हमारी स्ट्रेटजीज जिनको हम यूज कर रहे हैं उसके लिए जो भी हमने मिशन बना रखा है, तो उस मिशन को फुलफिल करने के लिए हमारा कुछ गोल्स होंगे या कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब हमें सबसे पहले अपने उन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को ही उन्हीं स्ट्रेटजिक गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को ही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हमें ये ध्यान देना है कि हम किस तरीके से उन्हीं स्ट्रेटजीज के बेटर इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, आइडेंटिफाई स्ट्रेटजिक गोल। सेकंड लिखो डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटजी, डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटजी, डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटजी। डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटजी माने जो भी हमारी फर्म है या हमारा बिजनेस है वो कौन सी स्ट्रेटजी को यूज कर रहा है टू स्टैंड इन द मार्केट, मार्केट में खड़े रहने या अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नोट कर रहे हो ना, पहला था हमारा आइडेंटिफाई स्ट्रेटजिक गोल्स, नेक्स्ट था हमारा डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटजी, डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटजी। नेक्स्ट लिखो आइडेंटिफाई इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स, आइडेंटिफाई इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स। अब हमें क्या करना है, हमने जो भी हमारे बिजनेस में स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे, सबसे पहले हमने गोल अपने आइडेंटिफाई कर लिए। उन गोल के आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने अपनी स्ट्रेटजीज को, जो भी हमें स्ट्रेटजी यूज करनी थी उसको हमने डिफाइन कर लिया। अब उस डिफाइन करने के बाद हमारी जो भी इंडस्ट्री की जो भी हमारी फर्म है, हमारी फर्म की क्या क्या कैपेबिलिटीज है या क्या स्किल्स है इंटरनल लेवल पर, अब हमें उस पर काम करना है, ठीक है। मीन्स हमारे फर्म में कुछ तो स्किल्स होंगी या कोई तो ऐसे एक्सपर्टीज नॉलेज होगी जो सबसे ज्यादा वर्क कर रही होगी टू रिटेन आवर कस्टमर्स फॉर आवर ओन प्रोडक्ट, जिससे कि हमारे जो भी कस्टमर्स हैं वो हमारे ही प्रोडक्ट पर रिटेन करें, ठीक है। ये हो गया। अब हमारी कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं उन पर हमें काम करना होगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज पर तो काम करेंगे ही, साथ ही साथ हमें अपनी थ्रेट्स का भी ध्यान रखना होगा। कैसे ध्यान रखेंगे, जो भी हमारी वीकनेसेस हैं उसको हम उस पर हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, और जो भी हमारी क्या है अपॉर्चुनिटीज है उनको हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ रिलेट करते हुए हम काम करेंगे। क्लियर, ठीक है। ये तो हमारी हो गई कि हम अपनी इंडस्ट्री की इंटरनल कैपेबिलिटीज और स्किल्स को आइडेंटिफाई करें। लास्ट इसी में है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस माने इन स्ट्रेटजीज के फॉलोअप में या फिर इम्प्लीमेंटेशन या फॉर्मुलेशन में जो भी रिजल्ट आ रहा है आफ्टर फॉर्मुलेशन या आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, उसको क्या करना, उससे कंपनी की जो भी स्ट्रेटजीज है या फर्म की उनको क्या करना, परफॉर्मेंस उनकी मेजर करना कि वो कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। वो उनका प्रोडक्टिव बिहेवियर कंपनी के लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। अब हम लास्ट इसमें स्टेप पर आते हैं, स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड रिकमेंडेशन। हमने अपनी स्ट्रेटजीज को क्या कर लिया, सबसे पहले इंडस्ट्री की एनालिसिस कर ली, फिर उसी इंडस्ट्री में जो हमारा बिजनेस लिस्टेड है उसकी हमने क्या की, उसकी स्ट्रेटजी की एनालिसिस कर ली, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी क्या है स्ट्रेटजी का इवैल्यूएशन है
वो देखना होगा हमें कि वो प्रॉपरली इवैल्यूएशन हुआ है उसका या नहीं हुआ है, ठीक। और क्या करना होगा, और ये सामने लिखा हुआ है स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड रिकमेंडेशन या रेजोल्यूशन, ठीक है। अब हमारी क्या हो गई, बिजनेस स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस भी हो गई, सब हो गया। अब हमें नेक्स्ट हमारा इवैल्यूएशन और क्या आ गया, रिकमेंडेशन। इसमें सबसे पहले हम, जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है इवैल्यूएट बिजनेस स्ट्रेटजी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी बिजनेस की स्ट्रेटजी है उसको हमें इवैल्यूएट करना होगा कि जो हम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं वो हमारे फर्म के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस स्ट्रेटजी के इवैल्यूएशन के बाद जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, मींस क्रिटिकल इश्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब इन शॉर्ट की जो भी हमें वीकनेस फेस करनी पड़ रही है या जो भी हमारे सामने थ्रेट्स आ रही है, ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, SWOT एनालिसिस के थ्रू। SWOT एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उनको हम अपनी अपॉर्चुनिटीज से रिलेट करते हैं, जो भी हमारी वीकनेस है उनको हम अपनी, बोलो, अपॉर्चुनिटीज, यस थ्रेट मैम। हो गया, स्ट्रेंथ वीकनेस हो गया, इन सब से ही हम अपने जो भी हमारे क्रिटिकल इश्यूज या प्रायोरिटीज हैं उन पर हम काम करेंगे, ठीक है। और इतना होने के बाद फिर उसके बाद हमारी जो भी रिकमेंडेशंस होंगी आफ्टर इवैल्यूएटिंग आवर ओन स्ट्रेटजीज वो हम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में कि जो भी हमारी ये स्ट्रेटजीज का हमने अभी एनालिसिस की है उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है सस्टेनेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी स्ट्रेटजीज सुटेबल है, ऑर्गेनाइजेशन उसमें प्रॉपरली काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे फर्म के लिए, खुद के फर्म के लिए या खुद के लिए हमें क्या करना होगा, बोलो, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग या एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना होगा, तभी शायद हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मिल पाएगा, जहां वो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मींस खुली हवा में सांस लेना, ठीक है, मींस जहां पे उसे वर्किंग कंडीशंस भी अपने हिसाब से नहीं मिली होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फंडिंग। जो भी हमारी स्ट्रेटजीज का इवैल्यूएशन है वो डेमोन्स्ट्रेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन की रेलेवेंसी से होना चाहिए, मींस जो भी लाइक अगर ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की जरूरत है तो जो भी कंपनी है जो भी उनमें फंडिंग कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स में, उनको ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, मींस जो उनका प्रीवियस में फाइनेंस को लेकर जो उनकी इमेज है वो एक रेप्यूटेड पाथ के थ्रू होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, होल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच। होल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच मींस जब हम स्ट्रेटजीज का की एनालिसिस या क्या करते हैं, मींस स्ट्रेटजीज का यूज इस तरीके से होना चाहिए कि वो स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ किसी एक यूनिट या किसी एक डिवीजन या किसी एक मार्केट पर नहीं, वो ओवरऑल होल उसकी जो अप्रोच हो वो होल डिजाइनर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, साउंड गोल। मैम ये थर्ड वाला समझ नहीं आया मैम, होल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच। देखो बता रहे हैं, लिखा है लुकिंग एट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन हेल्प इन टेकिंग अ whole organization approach. It will help to work out how different trends might affect different elements of project group और organization. हम कई बार बता चुके हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एक यूनिट से मिलकर तो नहीं बनी है, ठीक है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी यूनिट्स या बहुत सारी डिवीजन वर्क कर रही हैं, तो जो भी स्ट्रेटजीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेड हैं या वर्क कर रही हैं, उनको सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग यूनिट्स या अलग अलग डिवीजन है उनको उसको एक होल ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखना चाहिए, ठीक है। उन्हें इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में 8 यूनिट्स या 8 डिवीजन वर्क कर रही हैं तो हर एक डिवीजन पे अलग अलग नहीं, उनका जो भी काम हो या जो भी काम करने का तरीका या इम्पैक्ट है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वो होल ऑर्गेनाइजेशन पे सेम होना चाहिए, ठीक है।
लिखा भी हुआ है ना, इट विल हैव टू वर्क आउट हाउ डिफरेंट ट्रेंड्स माइट अफेक्ट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं उन पर जो भी इम्पैक्ट आ रहा है वो किस तरीके का आ रहा है, ठीक है। इस चीज को वर्कआउट करना, इस चीज पर काम करना या इस चीज को ढूंढना। अब क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है साउंड गोल्स। साउंड गोल्स मींस जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो वो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एफिशिएंट होने चाहिए। की मींस जो भी स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज अप्लाई या इम्प्लीमेंट की जा रही हैं या इम्पोज हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, वो इस टाइप से होनी चाहिए कि वो चैलेंजिंग हो, और वो जो भी उससे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हो वो इस टाइप की हो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो विद इन द टाइम या विद इन द टाइम कह लें, या एक करेक्ट तरीके से या सही तरीके से सही डिसीजन के थ्रू वो गोल्स पूरे हो या फुलफिल हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सटर्नल फोकस। ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल जो उसमें काम हो रहा है उस पर नहीं, बल्कि जो भी एक्सटर्नल वर्क हो रहा है उस पर भी फोकस करना होता है। शायद तभी वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है उसका वो प्रॉपर लुक आफ्टर कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इफेक्टिवनेस। जो भी हम ये स्ट्रेटजीज को क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आता है इस पर, ऑब्जेक्टिव्स या गोल के फुलफिलमेंट पर। जो भी स्ट्रेटजिक आइडियाज या स्ट्रेटजीज का जनरेशन जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो बेसिकली फर्म को मोटिवेट करता है या इंस्पायर करता है कि वो जो भी फर्म में स्ट्रेटजिक आइडियाज यूज हो रहे हैं उनमें वो कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। ये सारे हमारे बेनिफिट्स थे किसके? स्ट्रेटजिक एनालिसिस के। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। जैसे कि हर एक चीज के लिए एडवांटेज, डिसएडवांटेज या मेरिट डिमेरिट होते हैं, सेम वैसे ही, ठीक है। उसी तरीके से कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे या कोई कुछ ऐसे वर्किंग एरियाज होंगे जिनके आगे क्या होगा, जो भी स्ट्रेटजिक एनालिसिस है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। यही उसकी स्ट्रेटजिक एनालिसिस की लिमिटेशंस हो जाती है, लाइक लैक ऑफ स्किल। कई जगह कई सारी चीजें ऐसी होती होंगी कि जरूरी तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हर एक पर्सन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो या सबसे ज्यादा समझदार हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए लैक ऑफ स्किल भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेटजिक एनालिसिस की वर्किंग पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? साइनिसिज्म। साइनिसिज्म माने होता है कुटिलता। अगर हम एक लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब ऐसे आप समझो कि जो भी स्ट्रेटजिक एनालिसिस होती है, देखो साइंसेस माने कि जो भी किसी भी फर्म में स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स या कस्टमर्स हैं, उनका ये मानना है कि अगर हम स्ट्रेटजिक एनालिसिस पर काम कर रहे हैं तो वो बेसिकली हमारे लिए वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड आवर एफर्ट्स, ठीक है। मतलब जो भी हमारे सोर्सेज हैं उन पर हम काम जो कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स है, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का कहना था। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो टाइम वेस्ट कर रही है स्ट्रेटजिक एनालिसिस में, वो अपने प्रीवियस या पास्ट बिहेवियर से भी उन चीजों को फुलफिल कर सकती है या समझ सकती है, ठीक है, और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी या अपना प्रॉफिट मेंटेन कर सकती है, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया था जिस पर स्ट्रेटजिक एनालिसिस जिसके आगे काम नहीं कर पाई। लास्ट क्या है? रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या कह रहा है? रेलेवेंस में कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जो स्ट्रेटजिक एनालिसिस होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेट करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेटजिक एनालिसिस सबसे ज्यादा अपने इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेट करती है। ऐसा ऐसा इसलिए भी है, क्यों? ऐसा इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं या जो भी स्ट्रेटजीज हैं उनका किसी भी तरीके से कोई भी टाइप की कैसी भी रेलेवेंसी, ठीक है,
वो दिख नहीं रही है, जो भी क्या काम कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जो भी काम हो रहा है उसमें हो भी रहा है, या जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, उसकी, या जो विद इन द फर्म काम हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के एनालिटिकल पार्ट का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर है लिमिटेशंस तक? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। और कुछ जो भी आज समझाया हो जो ना समझ में आया हो? मैम ये स्टेक होल्डर कौन होते हैं? स्टेक होल्डर बेटा वो लोग होते हैं जिनकी कंपनी में जितने परसेंट की शेयर होल्डिंग होती है। लाइक अगर आपके पास कंपनी के 10% या 5% शेयर्स हैं, दैट मीन्स आपकी उतने परसेंट की ही शेयर होल्डिंग कंपनी पर हो गई, तो आप शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर कहलाते हैं। तो मैम शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर सेम होते हैं? नहीं, फर्क होता है। अब ये तो बहुत बेसिक सा फर्क होता है, बताओ क्या फर्क होता है? अच्छा सवाल पूछा तुमने, जल्दी बताओ, क्लास में टाइम सिर्फ 7 मिनट का रह गया है। मैम शेयर होल्डर हम शेयर होल्ड करते हैं, स्टेक होल्डर का मतलब अच्छा, क्या जवाब दिया है? सुनो, जो शेयर होल्डर होता है वो स्टेक होल्डर हो सकता है, बट स्टेक होल्डर कभी भी शेयर होल्डर नहीं बन पाएगा, ठीक है। शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी के शेयर्स को ओन करता है, उसका मालिक होता है, बट जो स्टेक होल्डर होता है कोई जरूरी नहीं है उसके पास कंपनी के शेयर्स हो ही, वो सिर्फ कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए या उसकी परफॉर्मेंस को और स्टॉक परफॉर्मेंस को और अच्छा दिखाने के लिए सिर्फ काम करता है। अब समझ में आया? इसीलिए एक लाइन हमेशा याद रखना, ए शेयर होल्डर is always a stakeholder, but a stakeholder is not always a shareholder. क्लियर हुआ कुछ? यस मैम। ओके, भूलना नहीं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। ओके, जितना पढ़ाया है उतना क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये क्या लिखा है, गुल की कमी में पूरा करना, ये क्या मतलब है? खैर एनीवेज जो भी हो, तो ठीक है, हम आज की क्लास अब वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ लेना, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। याद रखना बेनिफिट्स और लिमिटेशंस तक हो गया है, ठीक है। Okay, ma'am. ओके ओके बच्चों, अटेंडेंस पोस्ट कर देना। Yes, ma'am. ओके।